आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, वर्षा ऋतु आ चुकी है। तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। किसानों और बागवानों के चेहरे एक उम्मीद से खिले हैं। पहाड़ों और मैदानों में आपको हरे भरे खेतों के बीच धान रोपाई का एक मनोरम दृश्य जगह जगह देखने को मिल रहा होगा। प्रकृति ने अपने चारों ओर हरियाली का एक आवरण सा ओढ़ लिया है। पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता और हर गुल बूटा इस वक्त मानो नहाया हुआ है। कई महीनों के प्यासे परिंदों के लिए ये वर्षा काल मानो एक नया जीवन सा लेकर आया है। लेकिन इसके दूसरी तरफ पिछले एक हफ्ते से लगातार हुई अति वर्षा ने पहाड़ और मैदान दोनों के लोगों का जीवन बेहद प्रभावित कर दिया था। अत्यधिक वर्षा से उफनाए नदी और नालों ने पहाड़ों और मैदानों में और पहाड़ों की तलहटी वाले इलाकों में आंशिक रूप से तबाही भी मचाई और छोटी मोटी आपदाओं की खबरें भी हमने देखी और सुनी। तो खैर, ये सब तो वर्षा काल में चलता ही रहता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि वर्षा काल के ये 2.5 महीने पहाड़ों के लिए अच्छे रहेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग कामना करते हैं और अपने इष्टों से प्रार्थना भी करते हैं कि इस वर्षा काल में कोई बड़ी कुदरती आपदा हमारे उत्तराखंड में ना आए। हमारे सभी प्राकृतिक जल स्रोत, नौले और धारे अच्छी वर्षा से भरपूर रिचार्ज हों और उसके बाद हम एक बार फिर शरद ऋतु का स्वागत करें। खैर, तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं उत्तराखंड के एक ऐसे शहर की जो कि है हजारों में एक, लाखों में एक। हमारे पहाड़ के, हमारे कुमाऊं के लोगों की जान यहां बसती है। इसे गेटवे ऑफ कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता है। जी हां, आप समझ गए हैं, मैं बात कर रहा हूं अपने, आपके, हम सबके हल्द्वानी की। हल्द्वानी उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले का एक नगर है। कुमाऊं का सबसे बड़ा और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। जनसंख्या की दृष्टि से हल्द्वानी उत्तराखंड राज्य का देहरादून, हरिद्वार और रुड़की के बाद चौथा सबसे बड़ा नगर है। और इसके अलावा हल्द्वानी अपने साथ साथ अपने एक उपनगर काठगोदाम के साथ बसा हुआ एक शहर है। और हल्द्वानी को उत्तराखंड की आर्थिक राजधानी भी कहा जाने लगा है। तो आइए अब जानते हैं हल्द्वानी के बसने के इतिहास के बारे में। अंग्रेजी हुकूमत के काल में तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल द्वारा हल्द्वानी को खोजा और यहां पर बसावट शुरू की गई थी। साल 1834 में विलियम ट्रेल द्वारा एक व्यापारिक मंडी के रूप में स्थापित किए जाने से पहले हल्द्वानी एक गांव हुआ करता था और इसे पहाड़ का बाजार के नाम से जाना जाता था। और सही मायनों में हल्द्वानी के बसने की शुरुआत मोटा हल्दू में कच्ची घास फूस के कुछ मकानों से हुई थी। तो कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कि बरेली रोड पर स्थित मोटा हल्दू ही हल्द्वानी का मूल गांव हुआ करता था। मतलब यहीं से हल्द्वानी के बसने की शुरुआत हुई थी। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इस शहर को हल्द्वानी नाम कैसे मिला और क्यों मिला। असल में हल्द्वानी शब्द की जो उत्पत्ति है वो कुमाऊनी शब्द हल्द्वैणी से हुई है। ध्यान दीजिए, हल्द्वैणी। असल में इस पूरे क्षेत्र में हल्दू यानी कदम के वनों की बहुतायत के कारण इस स्थान को पूर्व में हल्द्वैणी ही कहा जाता था। वैसे आप में से जो लोग पहाड़ के गांव कल्चर से आते हैं उन्होंने अक्सर अपने माता पिता, चाचा चाची या दादा दादी से कुछ विशेष शब्द जरूर सुने होंगे। हमारे खेतों के किनारे या हमारे घरों के पीछे जहां जहां पर केलों के पेड़ों का एक झुरमुट सा होता है उस स्थान को हमारे गांव में क्यवाणी कहा जाता है। आपने सुना होगा ये शब्द क्यवाणी, मतलब
केले के वृक्ष की जहां पर बहुतायत हो उसे क्यवाणी कहा जाता है। अगर आप में से किसी को यह शब्द पता हो या आप लोगों ने सुना हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और उसी तरह से पहाड़ में, गांव में, हमारे घरों के किनारे या हमारे घरों के ऊपर जंगल में या हमारे घरों के नीचे जहां पर चीड़ के पेड़ों की बहुतायत होती है या झुरमुट होता है, उसे हमारे पहाड़ के लोग सलाणी कहते हैं। सलाणी। तो आज भी पहाड़ में कहीं कहीं पर, काफी जगह मतलब, चीड़ के वृक्षों को सलाबोट ही कहा जाता है। ठीक उसी तरह से क्यवाणी और सलाणी की तर्ज पर हल्दू वनों के बहुतायत वाले स्थान को हल्द्वैणी कहा जाने लगा। तो उसी कुमाऊनी भाषा के गठबंधन की उपज हल्द्वैणी मानी जा सकती है। और जो लोग कुमाऊनी भाषा उस वक्त नहीं समझते थे या नहीं जानते थे, नहीं बोल पाते थे, तो वो लोग इस स्थान को हल्दुवनी कहकर उच्चारित करते थे। तो यही हल्दुवनी या हल्द्वैणी नाम धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते आज हल्द्वानी के नाम से प्रचलित हो गया। तो उस वक्त मानव बस्ती बसने में जो जंगल काटे गए थे, उनमें से अधिकांश मात्रा इन्हीं हल्दू के वृक्षों की थी, जिसके नाम पर शहर का नाम हल्द्वानी पड़ा। वैसे हल्द्वानी का यह नाम हल्द्वानी बसावट के साथ साथ एकदम से लोकप्रिय नहीं हो गया था। जब यहाँ पर व्यापारिक मंडी की शुरुआत हुई तो इस जगह को लोग पहाड़ का बाजार ही कहते थे। हल्द्वैणी या हल्दुवनी तो काफी आगे चलकर बाद में प्रचलित हुआ होगा, ऐसा जानकारों का मानना है। तो अब बात करते हैं हल्द्वानी की बसावट के पूर्व इस क्षेत्र के इतिहास की। इस भावर क्षेत्र जहां पर यह हल्द्वानी स्थित है, प्राचीन काल में एक अभेद्य जंगल माना जाता था। दलदल भूमि, अत्यधिक गर्मी, महीनों तक चलने वाली बारिश, जंगली जानवर और विभिन्न प्रकार के रोग, परिवहन के कोई साधन न होने से यहाँ कभी भी कोई बड़ी संख्या में लोग नहीं बस पाए। शायद यही कारण रहा होगा कि इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पर कोई ऐतिहासिक मानव बस्ती होने का उल्लेख नहीं है। मुगलकालीन इतिहासकारों ने इस बात का उल्लेख किया है कि 14वीं शताब्दी में चंपावत के एक शासक ज्ञानचंद, जो कि चंद राजवंश से संबंधित थे, एक बार दिल्ली गए और तराई भावर का यह क्षेत्र उन्हें उस समय के मुगल सुल्तान से भेंट स्वरूप में मिला था। हालांकि बाद में मुगल शासकों ने पहाड़ों पर चढ़ाई करने का प्रयास भी किया, लेकिन दुर्गम और कठिन चढ़ाई होने के कारण वे लोग सफल न हो सके। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इस क्षेत्र में बुक्सा जनजाति के लोग बसने लगे थे और उस बुक्सा जनजाति को तकनीकी तौर पर यहाँ का मूल निवासी माना जाता है। हल्द्वानी शहर का विस्तार जब मोटा हल्दू गांव से होना शुरू हुआ तो शहर धीरे धीरे उत्तर की ओर गौजा जाली, तीन पानी से वर्तमान बाजार और रेलवे स्टेशन की तरफ विकसित होता गया। बिना किसी नियमन के संकीर्ण सड़कों के साथ ही अनगिनत रिहायशी कॉलोनियों की स्थापना होने लगी। पहाड़ के छोटे बड़े कस्बों, दूर दराज के गांवों से बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पलायन करते पहाड़ के लोगों को रहने के लिए हल्द्वानी एक सुरक्षित और मुफीद जगह लगने लगी। धीरे धीरे हल्द्वानी शहर पहाड़ों के मध्यम और सुविधा संपन्न लोगों के लिए एक मनपसंद स्थान बन गया, जिसका परिणाम बेतहाशा बढ़ते कंक्रीट के जंगलों में साफ नजर आता है। साल 2000 में उत्तराखंड राज्य के गठन और नैनीताल हाईकोर्ट बनने के बाद तो मानो हल्द्वानी शहर में बसने की एक होड़ सी लग गई। जिसे देखो हल्द्वानी मकान, जिसे सुनो हल्द्वानी मकान। लेकिन ये सब ऐसे ही शुरू नहीं हुआ। शहर बसने के साथ साथ बेहतरीन मेडिकल सुविधाओं के साथ उच्च शैक्षणिक संस्थानों की संख्या भी बढ़ने लगी। हल्द्वानी को कुमाऊं में पहाड़ और मैदान का एक केंद्र माना जाने लगा। शायद यही कारण रहा होगा कि हल्द्वानी और शहरों के मुकाबले लोगों के रहने के लिए एक मनपसंद जगह बनता गया। लेकिन इन सब का परिणाम धीरे धीरे जन समस्याओं के रूप में सामने आने लगा। जमीनों के भाव एकदम से दुगने और आसमान छूने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी पहाड़ से पलायन करते लोगों के दिल में हल्द्वानी में बसने का ख्याल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बल्कि ये उत्तरोत्तर और बढ़ता गया और बढ़ता ही गया। धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि के साथ हल्द्वानी शहर कुछ उपनगरीय क्षेत्रों जैसे कुसुमखेड़ा, ऊंचा पुल, बिठौरिया, दम्मा ढोंगा, भोटिया पड़ाव, कटघरिया,
फतेहपुर, डहरिया, गौजा जाली, मानपुर और लामाचौड़ तक फैलता गया। बिजली और पानी की मूलभूत सुविधाओं के साथ ट्रैफिक जाम की समस्या भी सामने आने लगी। आज हल्द्वानी में इतना ट्रैफिक है कि लोग यहां की तुलना कानपुर के ट्रैफिक से करते हैं। और इसके अलावा हल्द्वानी को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यानी आप यहां से अपनी पहाड़ों की यात्रा शुरू कर सकते हैं। हल्द्वानी उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा नगर निगम है। साल 1897 में इसे पहली बार नगर पालिका का दर्जा दिया गया था। हल्द्वानी में भी भारत के अन्य नगरों की तरह कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थान हैं। यहाँ की सबसे बड़ी धार्मिक पहचान शहर के बीचों बीच कालाडूंगी चौराहे पर स्थित कालू सिद्ध बाबा का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ के लोग कालू सिद्ध बाबा को हल्द्वानी का रक्षक मानते हैं। मंदिर के आसपास से गुजरने वाला हर कोई व्यक्ति कालू सिद्ध बाबा के मंदिर में दर्शन करने जरूर जाता है। अगर जल्दबाजी में अगर दर्शन ना भी कर सकता हो तो एक बार बाहर से हाथ जोड़कर जरूर जाता है। इस मंदिर में गुड़ की भेली चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि मंदिर में गुड़ की भेली चढ़ाने से सभी कष्ट दूर होते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। बताया जाता है कि लगभग 1.5 शताब्दी पहले जब कालू सिद्ध बाबा हल्द्वानी पहुंचे थे तो उन्होंने यहाँ पर भगवान शनि की उपस्थिति को महसूस किया था और इसी स्थान पर एक मठ की स्थापना की थी, जो आगे चलकर कालू सिद्ध बाबा के मंदिर में परिवर्तित हो गया। इस मंदिर में गुड़ का प्रसाद चढ़ाने के पीछे यह मान्यता है कि बाबा को गुड़ बहुत पसंद था, इसीलिए उन्हें गुड़ की भेली चढ़ाई जाती है। तब से आज तक इस मंदिर में गुड़ की भेली चढ़ाने की रवायत वर्षों से चली आ रही है। भक्तों द्वारा चढ़ाई गई यही गुड़ की भेली बाद में प्रसाद के रूप में बांट दी जाती है।
मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा तीनों मात्र 200 मीटर की दूरी पर एक सीध में स्थित हैं। सांप्रदायिक भाईचारे की इतनी बड़ी मिसाल बहुत कम शहरों में देखने को मिलती है। हल्द्वानी बाजार में मौजूद ये रामलीला मैदान यहाँ का एक और आकर्षण है। यहाँ की रामलीला का इतिहास करीब 140 साल पुराना। क्या नाम हुआ सर? मेरा चंदन। अच्छा, तो कितने साल से पुरानी है आपकी ये दुकान? होगा कम से कम 60-70 साल। अच्छा, तो किसने शुरू किया था ये प्रतिष्ठान? ये हमारे पिताजी ने करा था। अच्छा, उनका क्या नाम था? किशोरी। अच्छा, किशोरी लाल जी। तो उन्हीं के नाम से यहाँ पे इमरती खाने लोग आते थे। हाँ। तो पहले और आज में क्या है माहौल? पहले ऐसा माहौल कहाँ है? जो पहले काम था वो काम में दमी है। वो काम नहीं है। लोग इस चीज़ का स्वाद भूल चुके हैं सब। हाँ। फास्ट फूड के युग में या फिर हाई फाई। फास्ट फूड में ही ज़्यादा भाग रही दुनिया। हाँ, और दूसरी हाईटेक मिठाइयाँ जो आ रही हैं आजकल की। तो इमरती जलेबी लोग जो फेमस होती थी लोगों की, जैसे किच्छा की चुन्नीलाल जी की इमरती होती थी, तो वहाँ पर भी यही हालात हैं। चलिए, तो आप क्या कर रहे हैं कि मतलब कब तक संभालेंगे पिताजी की विरासत को? देखो साहब, जब तक हाथ पैरों में दम है तब तक तो संभालेंगे। आपके पीढ़ियाँ संभालेंगी? हाँ, वो उनका मुश्किल है, ये बात है ना। वो नहीं करना चाहते काम। वो नहीं करना चाहते, जब तक आप हैं आप कर रहे हैं। बस। चलिए, थैंक यू वेरी मच।
यह है हल्द्वानी की फेमस मटर गली। नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस गली का नाम शायद न सुना हो, और आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे कि हल्द्वानी की सबसे पुरानी गलियों में शुमार इस मटर गली से कभी न कभी जरूर गुजरे होंगे। लेकिन आज आपको यहाँ पर दूर दूर तक कोई मटर नजर नहीं आएगी, बल्कि इस तंग गली में आपको कपड़े, जूते और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की भरमार मिलेगी। वैसे इस गली को वर्तमान में पालिका मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। मटर गली अच्छे और सस्ते कपड़ों के लिए मशहूर है। पहाड़ के कोने कोने से जो लोग रोडवेज स्टेशन तक पहुंचते हैं, उनमें से कोई न कोई यहाँ पर कपड़े खरीदने जरूर आता है। लेकिन इस गली का नाम मटर गली पड़ने के पीछे एक दिलचस्प कारण भी है। आज से करीब 70-80 साल पहले उस दौर में हल्द्वानी का बाजार आज जैसा विकसित और समृद्ध नहीं था। बहुत सीमित दुकानें यहाँ पर हुआ करती थीं। और उस दौर में इस स्थान पर मटर और रायते की 1-2 दुकानें हुआ करती थी। यही कारण था कि पहाड़ से खरीदारी करने के लिए आने वाले व स्थानीय लोगों के लिए तब ये मटर गली एक ऐसी जगह थी जहां पर चाय की चुस्की के साथ साथ मटर छोले का भी स्वाद लिया जाता था। वो मटर और छोले की दुकानें आज से करीब 30 साल पहले बंद हो चुकी हैं। आज इस बाजार से वो स्वादिष्ट मटर गायब हो चुकी है जिसके लिए ये गली मशहूर थी। उसकी जगह पर आज यहाँ पर कपड़े, जूते और लस्सी की दुकानें सिलसिलेवार नजर आएंगी। वो मटर की दुकानें बेशक आज जरूर बंद हो गई हों, लेकिन आज वो अपने पीछे इस गली को एक पहचान दी गई है जिसे आप और हम मटर गली के नाम से जानते हैं। चलिए इस मटर गली के कुछ पुराने दुकानदारों के साथ ताजा करते हैं उन दिनों की यादों को। सर जी हाँ, तो कितने समय से है सर दुकान आपकी हल्द्वानी में? दुकान तो सर 95 से सर। 95 से ये मटर गली में। अच्छा, तो यहाँ पर एक मटर गली का नाम जिससे फेमस हुआ वो किस वजह से फेमस हुआ? यार मटर और रायता ज़्यादा बिकता रहा था। पहाड़ के लोग आते थे, मटर और रायता बहुत खाते थे उस टाइम पे, तो इसी वजह से नाम मटर गली पड़ा है। तो मतलब नाम प्रचलित होते होते हो गया कि मटर गली, वही नाम रख दिया गया। वही नाम रख दिया गया, मटर गली। तो आपको याद है? आपने साहब याद है, हम लोग सन 80 से देखा है मैंने। अरे वाह। हाँ, सन 80 से देखा है जब दुकान हुआ करती थी। तो सन 84, 85, 86 के बाद दुकान बेच के चले गए। मोती सिंह जी और भटजी थे, तो दोनों मोती सिंह जी और भटजी थे। भटजी तो दुकान बेच के चले गए। खूब रौनक होती थी उन दिनों? बहुत रौनक होती थी जमाने में, जो काफ़ी रौनक हुआ करती थी। यहाँ भी ग्राहकी खूब होती होगी, चलती होगी। उसके बाद धीरे धीरे विस्तार होता गया, दुकानें बनती गई, दुकान मार्केट बनती गई, बिजनेस बढ़ता गया। वो खत्म हो गया। चलिए, तो उन दिनों की याद आती है आपको? अरे हाँ, बहुत याद आती है। आज उनके मोती सिंह के बेटे हैं खैर अभी। अच्छा, वो समय आपका कुतुमखेड़े में रहते हैं, वहाँ दुकानें उनकी। अच्छा, चलिए, आप उस चीज़ के गवाह हैं मतलब, जो इस मटर गली में। चलिए गुप्ता जी, धन्यवाद बहुत बहुत।